हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को समझेंगे, क्योंकि जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में बात की थी वो जॉन डाल्टन थे। ठीक है, जॉन डाल्टन हमारे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके बारे में बात की? एटम की बात की। उससे पहले एटम के बारे में महाऋषि लोग कह चुके थे, लेकिन जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी बात को रजिस्टर्ड करवाया वो हमारे जॉन डाल्टन थे। ठीक है, तो उनके हिसाब से, जॉन डाल्टन के हिसाब से, जो यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है। इसका मतलब दुनिया में जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ बना हुआ वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि उसको हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम। जॉन डाल्टन के हिसाब से जिन्होंने कहा था कि एटम फंडामेंटल पार्टिकल, इसका मतलब जो भी चीज़ है सब चीज़ किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। या यूँ हम कहें, ऐसे भी कह सकते हैं कि एटम हर चीज़ में प्रेजेंट है। ठीक है, जॉन डाल्टन ये बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स इज एटम विच इज़ नॉट फर्दर डिविजिबल, जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये बात बाद में गलत साबित हुआ, क्योंकि हमको मालूम है एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। लेकिन जॉन डाल्टन जिस समय ये बात कहे थे ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसके बाद ही सारा कुछ का मॉडर्न जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद ही सारा बेस रखा गया केमिस्ट्री का। ठीक है, तो जॉन डाल्टन हमारे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। है ना, हम लोग कोई भी मैटर है, कोई मैटर है वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। एटम के अंदर और कुछ प्रेजेंट नहीं है, ये बात जॉन डाल्टन हमें समझाए थे। ठीक है, तो जॉन डाल्टन के हिसाब से देखो हम 3 बात लिखे हुए हैं कि एटम आर इंडिविजिबल। इसका मतलब ये हुआ कि फर्दर हम एटम को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात बाद में गलत साबित होता है, हम ये बात सब कुछ जानते हैं। एटम के अंदर भी पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। दूसरा बात देखो, जॉन डाल्टन क्या कहे थे कि अगर कोई एक टाइप का एटम है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का दुनिया में क्या एक ही एटम तो नहीं होगा, ढेर सारा एटम होगा। तो जॉन डाल्टन ये कहे थे कि हाइड्रोजन एटम्स है ढेर सारा, तो सबका प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, अलग हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन हम एलिमेंट ले रहे हैं तो हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर ढेर सारा एटम होगा हाइड्रोजन का। तो जॉन डाल्टन के हिसाब से देखो क्या लिखे? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हाइड्रोजन एटम है तो जितना भी हाइड्रोजन एटम है सबका प्रॉपर्टीज सेम होगा। लेकिन देखो ये बात बाद में गलत साबित होता है जब हम लोग आइसोटोप्स को पढ़ते हैं। आइसोटोप क्या होता है? एक ही एलिमेंट का अलग अलग एटम जिसका मास एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो जाए? अलग हो जाए। बात समझ आ रहा है? तो जॉन डाल्टन कहे थे कि अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो जितना भी हाइड्रोजन एटम है सबका प्रॉपर्टीज एक समान होगा, अलग हो ही नहीं सकता है। यहीं पे वो फंस गए। हम जानते हैं आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। इसका मतलब इसका प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो गया। समझ आ रहा है? इसलिए डाल्टन का जो सेकंड कहना था, सेकंड बात जो कहे थे उन्होंने, वो भी गलत साबित हो गया बाद में। बात समझ में आ रहा है? यानी कि एक ही एलिमेंट का जो एटम्स होता है वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर सकता है, जिसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, तीसरा बात वो ये कहे थे कि अगर अलग अलग एलिमेंट है तो उसका प्रॉपर्टीज 100% अलग अलग होगा। बात समझ में आ रहा है? हर रेस्पेक्ट में वो अलग अलग होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं आइसोबार्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, आर्गन है, पोटासियम है, कैल्शियम है। बात समझ में आ रहा है? अलग अलग एलिमेंट है ना। ठीक, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है। तो जॉन डाल्टन ये कहते हैं कि एलिमेंट अलग अलग है ना, तो इसका प्रॉपर्टीज हर रेस्पेक्ट में अलग होगा। लेकिन ये बात भी गलत हो गया। बोलो कैसे? हम लोग आइसोबार्स जानते हैं। अगर हम लोग इसका मास नंबर 40 लें, इसका भी 40 लें और इसका भी 40 लें, तो देखो ये आइसोबार के कैटेगरी में आता है। इसको हम लोग आइसोबार्स कहते हैं। ऐसा स्पेसीज, अलग अलग एलिमेंट का स्पेसीज, अलग अलग एलिमेंट होना चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास नंबर सेम हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। यानी कि आइसोबार्स क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो देखो इसका प्रॉपर्टी सेम हुआ कि नहीं, मास सेम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जॉन डाल्टन क्या बोले थे कि अगर अलग अलग एलिमेंट है तो उसका प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। बात आ रही समझ में? तो ये जॉन डाल्टन का कहना था। देखो बच्चों, एक बात हम पहले स्पष्ट कर देते हैं कि बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट भरा रहता है कि सर सबसे पहले जॉन डाल्टन का मॉडल हम लोग पढ़े, ये फेल कर गया। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, जे थॉमसन का मॉडल आया तो ये मॉडल फेल हो गया। फिर जे थॉमसन का मॉडल भी आगे फेल कर जाता है जब रदरफोर्ड का मॉडल आता है। ठीक है, फिर रदरफोर्ड का भी मॉडल फेल हो जाता है जब नील बोर का मॉडल आता है। तो जब सर सारा मॉडल फेल कर ही रहा है तो एंड वाला मॉडल हम लोग क्यों नहीं पढ़ लें? देखो समझो बच्चों, अगर हम जॉन डाल्टन के मॉडल को नहीं समझेंगे तो जे थॉमसन का मॉडल हमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। समझ में आ भी जाएगा तो फील नहीं आएगा।
जे थॉमसन के मॉडल को अगर हम नहीं समझेंगे तो रदरफोर्ड के मॉडल का फील नहीं आने वाला है। इसलिए हम लोग एक एक मॉडल को कहानी के रूप में समझेंगे बच्चों, ठीक है। तो पहला चीज़ इसको नोट करना है कि जॉन डाल्टन जो बात को कहे थे उसको नोट करना है। जॉन डाल्टन क्या कहते हैं कि स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स इज एटम विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, है ना। इसको हम लोग फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, ये बात कहते हैं। और ये 3 पॉइंट है, इसको लिख लेना, हम हट जाते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो ध्यान से, जॉन डाल्टन कहते हैं कि एटम के अंदर और कुछ प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि एटम स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। लेकिन हम लोग बच्चे जानते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चूंकि एटम के अंदर ही पाया जाता है, तो इसका मतलब इनका मॉडल में कुछ कमी है। इसका मतलब इनके अनुसार एटम के अंदर कुछ नहीं पाया जाता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आविष्कार हुआ था तो पता चला एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये मॉडल आगे चल के फेल कर जाता है, ठीक है। तो जॉन डाल्टन का अगर हम लिमिटेशन लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे कि जैसे ये कहे थे कि अगर एक ही एलिमेंट है तो उसका एटम्स हर हाल में एक होगा, तो बोलेंगे नहीं, एक ही एलिमेंट का एटम्स अलग अलग हो सकता है, आइसोटोप्स उसका एग्जाम्पल है। जॉन डाल्टन दूसरा बात ये कहे थे कि अगर अलग अलग एलिमेंट है तो उसका प्रॉपर्टीज 100% अलग अलग होगा, लेकिन हम कहेंगे नहीं, सेम हो सकता है, आइसोबार्स का एग्जाम्पल अगर हम लें, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लिमिटेशंस लिख सकते हैं जॉन डाल्टन के अनुसार, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग अभी पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार होता है तब हमें पता चलता है कि एटम के अंदर और भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो कि अभी तक हमें मालूम नहीं था जब तक हम जॉन डाल्टन के मॉडल को पढ़ रहे थे। कहानी क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो एटम के अंदर का पार्टिकल है उसका डिस्कवरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ से इंटरेस्ट बढ़ेगा, बस क्या करना है, लेक्चर को धीरे धीरे आराम से देखना है। बहुत बच्चे तो इसको जानते हैं, लेकिन अगर कभी भी डाउट हो तो इसको हम लोग रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यहाँ लिखते हैं बच्चों, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, एटम के अंदर का पार्ट, एटम के अंदर जो प्रेजेंट है उसी को बोलेंगे सब एटॉमिक। तो इसमें सबसे पहले ए नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्रेडिट जाता है जे थॉमसन को, क्रेडिट जाता है बच्चों जे थॉमसन को, है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान था, लेकिन फाइनली क्रेडिट किसको जाता है, जे थॉमसन को। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था, तो बोलेंगे सर कैथोड रेज से हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, कैथोड रेज जो डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके हिसाब से, उसके अनुसार हमारा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। तो चलो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। उसके लिए इस चीज को हम थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं ताकि मेरे पास जगह थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। तो चलो इस चीज को लिख लेना है। सबसे पहले ये हेडिंग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन को क्रेडिट जाता है इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में। इसको नोट कर लेना है अगर करना चाहते हैं तो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसको मिटा देते हैं वापस ताकि जगह मेरे पास पर्याप्त मात्रा में हो जाए, ठीक है। चलो हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं। किसका बना होता है, ग्लास का बना हुआ है, ठीक। और ये डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग यहाँ छोटा सा एक होल करते हैं और इसको किससे जोड़ देते हैं, वैक्यूम पंप से, कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या होता है बच्चों, जो इसके अंदर से सारा एयर को सक कर ले, मतलब सारे एयर को इससे बाहर निकाल के फेंक दे, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कनेक्ट कर दिए हैं, तो बोलेंगे सर इसको हम लोग वैक्यूम पंप से जोड़ दिए, ठीक है। वैक्यूम पंप से जोड़ने के बाद क्या हुआ, सारा एयर को हम लोग सक कर लिए, इसके अंदर नियरली वैक्यूम क्रिएट हो गया बच्चों। क्या हो गया बोलो, वैक्यूम क्रिएट हो गया। इसका प्रेशर जो अंदर मेंटेन किया गया 0.001 mm ऑफ Hg, मरकरी लेवल पे जो हम लोग प्रेशर नापते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल हमारा जो यहाँ वातावरण है इसका प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेरिक। अगर मरकरी के टर्म में नापे तो 760 mm ऑफ Hg। तो जरा सोचो ये 0.001 mm ऑफ Hg, इसका मतलब यहाँ पे नियरली वैक्यूम है, सारा एयर को यहाँ से सक कर लिया है, ठीक है। ये ग्लास का बना हुआ डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक। अब यहाँ पे ना दो हम लोग मेटल का स्ट्रिप लगाए जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसका नाम है कैथोड, इसका नाम है बच्चों क्या बोलो, कैथोड। ये सब एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे पहले से कर रहे थे, समझ में आ रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें योगदान है। इधर वाले को हम लोग बोलते हैं एनोड, ठीक है।
कैथोड और एनोड को हम लोग सर्किट से कनेक्ट करते हैं। किससे जोड़ते हैं बच्चों, बोलो, सर्किट से जोड़ते हैं। यहां पे हम लोग क्या किए, आमीटर, आमीटर का मतलब सबको मालूम है, आमीटर वोल्ट मीटर जो करंट के डिफ्लेक्शन को शो करता है, तो यहां पे हम लोग एक आमीटर को लगा दिए और ये हमारा सेल है बहुत हाई वोल्टेज का, 10,000 वोल्ट यहाँ पे हम लोग सप्लाई पावर दे रहे हैं और यहाँ पे एक स्विच लगा दिए हम लोग। ठीक, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ तो जोड़े तो ये एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और ये निगेटिव को निगेटिव के साथ, मतलब ये हमारा निगेटिव चार्ज है। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, तो बोलेंगे सर ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, कैथोड रेज वाला। ठीक है, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा थ्योरी इसके ऊपर हम नहीं लिखेंगे, कहानी को समझेंगे। सुनो, अब जैसे हम लोग स्विच को यहाँ पे ऑन किए, क्या होना चाहिए, करंट का फ्लो होना चाहिए। बच्चा ध्यान से सुनना, ये जो कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इससे पहले चार्ज के बारे में साइंटिस्ट लोग को पता था। समझे, जैसे चार्ज 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, इसके बारे में पहले से लोगों को मालूम था। इलेक्ट्रिसिटी सब, माइकल फैराडे इलेक्ट्रिसिटी के दुनिया में बहुत सारा कुछ दिए थे, तो इलेक्ट्रिसिटी सब के बारे में पहले से साइंटिस्ट लोग को नॉलेज था। ठीक है, तो सुनना, अब जैसे ही इस हाई वोल्टेज वाले 10,000 वोल्ट से इसको हम लोग कनेक्ट किए और इसको जैसे स्विच को यहाँ पे ऑन किए, तो क्या देखा गया, यहाँ पे आमीटर में डिफ्लेक्शन पाया गया। आमीटर में डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन जरा बच्चा दिमाग लगाना थोड़ा सा यहाँ पे, क्या ये सर्किट क्लोज है हमारा? सर्किट क्लोज कब होता है, जब इसको हम लोग टोटली यहाँ से जोड़ते। आमीटर, जिसको समझ में नहीं आ रहा तो समझ जाना, यहाँ एक बल्ब लगा लो, ऐसा बल्ब ग्लो करने लगा, मतलब बल्ब जलने लगा। जैसे सर्किट को हम क्लोज किए, बल्ब जलने लगा। लेकिन जरा सोचो, दिमाग लगाओ खुद, क्या ये सर्किट हमारा क्लोज है? बोलेंगे नहीं सर, सर्किट ओपन है। अगर सर्किट ओपन है तो कैसे करंट इसमें दौड़ सकता है, करंट कैसे फ्लो कर सकता है? और करंट फ्लो किया था क्योंकि देखो आमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, या मान लो अगर बल्ब है तो बल्ब जल रहा था, इसका मतलब इसके अंदर इस सर्किट में करंट दौड़ रहा है। लेकिन करंट कैसे दौड़ सकता है अगर ये हमारा सर्किट ब्रेक है? तो सर्किट अगर टूटा हुआ सर्किट, मान लो कि तुम घर में कोई बल्ब जोड़ रहे हो कहीं से, ठीक है, और उसको बाद में तुम काट दो, तो क्या उसमें क्या बल्ब जलेगा? बोलेंगे नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट तुम तोड़ चुके हो। लेकिन यहाँ पे सर्किट ब्रेक होने के बावजूद यहाँ पे बल्ब जल रहा था। इसका मतलब यहाँ पे कुछ चौंकाने वाला बात है ना। इसका मतलब हो ना हो, कहीं ना कहीं ये सर्किट 100% पूरा होगा, तभी तो यहाँ पे बल्ब जल रहा था। समझ आ रहा है? तब साइंटिस्ट लोग के दिमाग में कुछ ख्याल आया, क्या कि 100% यहाँ पे ये सर्किट क्लोज है। हालांकि देखो यहाँ पे गैप है बहुत बड़ा, ये कैथोड है और ये एनोड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूरी है। इसका मतलब सर्किट टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि करंट का फ्लो हो रहा था, इसका मतलब ये सर्किट 100% क्लोज है। क्लोज कैसे हो सकता है अगर यहाँ पे हमारा गैप है बहुत ज़्यादा एनोड और कैथोड के बीच? समझ में आ रहा है बात? लेकिन फिर भी सर्किट क्लोज था, तभी तो बल्ब जल रहा था। इसका मतलब साइंटिस्ट लोग ये दिमाग लगा, इसका मतलब यहाँ पे 100% कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है। करंट का अगर सर्किट पूरा है, इसका मतलब 100% यहाँ से यहाँ या इधर से इधर कुछ फ्लो हो रहा है, जो कि सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। देखो मैकेनिकल वे से अगर हम देखें, सर्किट अधूरा है, टूटा हुआ है, लेकिन अगर सोचा जाए कि कहीं ना कहीं चार्ज का फ्लो हो रहा है। बार बार बोल रहे हैं चार्ज का आविष्कार, इससे पहले चार्ज के बारे में साइंटिस्ट लोग को इससे पहले से नॉलेज था। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उससे पहले पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है। लेकिन हाँ, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है, ये मालूम नहीं था, लेकिन पहले से चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सब कुछ आइडिया था। ठीक है, तो सुनना कहानी क्या हुआ, कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है, तभी तो सर्किट पूरा हुआ है। अब कुछ क्या फ्लो हो रहा है, कुछ दिख तो रहा नहीं था, लेकिन फिर भी सर्किट पूरा था, तभी हमारा बल्ब ग्लो कर रहा था। ठीक है, चलो अब बोलेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग ना वैक्यूम किए। वैक्यूम क्यों किए हैं तो बच्चों समझो, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, इसके अंदर मान लो एयर है, तो एयर पुअर कंडक्टर होता है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। एयर किसका कंडक्टर होता है? पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। लेकिन हाई वोल्टेज पे, बहुत हाई वोल्टेज पे एयर गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज यहाँ पर हम लोग लगाए हैं और वैक्यूम यहाँ पे कर दिए हैं ताकि यहाँ पे एयर का मॉलिक्यूल्स ना रहे। ठीक है, अब वैक्यूम के बारे में आगे भी कहानी समझेंगे, उस चीज़ को समझेंगे। हाई वोल्टेज लगाने से क्या हो गया कि इसके अंदर जो भी एयर का एकाध दुक्का पार्टिकल प्रेजेंट होगा, वो कंडक्टिंग नेचर का हो गया होगा। इसका मतलब समझो, यहाँ से यहाँ कुछ मीडियम तो जरूर है जो कि इस सर्किट को पूरा कर रहा है। समझ आ रहा है? हालांकि वो कुछ दिख नहीं रहा था हमें, लेकिन सर्किट पूरा हो रहा था। ठीक है, तो दिमाग लगाया गया कि कुछ ना कुछ तो फ्लो जरूर कर रहा है बच्चों, क्योंकि अगर बिना फ्लो नहीं किया होता, कुछ इधर से इधर या इधर से इधर फ्लो नहीं किया होता, तो बोलेंगे सर्किट अधूरा ही रह जाता। तो साइंटिस्ट लोग दिमाग में सोचे कि आखिर किधर से किधर फ्लो हो रहा है भाई, इधर से इधर फ्लो हो रहा है या इधर से इधर फ्लो हो रहा है?
ठीक है। तो वो लोग क्या किए ना, दोनों साइड इसको होल किए एनोड और कैथोड में, जिसको हम लोग परफोरेटेड एनोड और परफोरेटेड कैथोड बोलते हैं। और इधर क्या लगाए, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाए, ठीक है। क्या लगाए, ZnS का स्क्रीन लगाए, ठीक है। या यूं कहो इस ग्लास सरफेस को कोट कर दिए जिंक सल्फाइड के मटेरियल से, ठीक है। इधर भी लगाए और क्या लगाए, इधर भी लगाए, ठीक है, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन। देखो ज्यादा हम थ्योरी लिखेंगे नहीं, लेकिन समझाएंगे बहुत ज्यादा। जिंक सल्फाइड का स्क्रीन दोनों साइड लगा दिए। तो जैसे इसमें होल किया गया और इसको परफोरेटेड बना करके यहाँ पे जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाया गया, तो देखा इधर ना ग्लो नहीं किया ये सरफेस, लेकिन ये सरफेस ग्लो करने लगा। इसका मतलब अब साइंटिस्ट लोग के दिमाग में ये बात आ चुका था कि हाँ 100% जो सर्किट कंप्लीट हुआ है, बीच में कुछ फ्लो किया है, और वो फ्लो का मूवमेंट किधर है, फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। समझ में आया। और सर्किट चूंकि पूरा था तो बिना फ्लो किए हुए कुछ हो नहीं सकता, इसका मतलब कुछ ना कुछ फ्लो किया गया है। और चूंकि कैथोड से एनोड की तरफ किया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया कैथोड रेज। क्या नाम रखा गया, कैथोड रेज। अब सुनो, रे ही होगा ना, अब यहां पे किसी बिजली के तार से कनेक्ट तो नहीं किए हैं, है ना। तो इसका मतलब इसका नाम रखा गया, इधर से जो रे निकला है उस रे का नाम क्या पड़ा, कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से एनोड की तरफ चल रहा था। इस साइड नहीं जला, इस साइड जला, इसका मतलब इधर से इधर गया और ये जैसे होल से निकला इसके ऊपर स्ट्राइक किया है तो ये ग्लो करने लगा ये स्क्रीन। इसका मतलब हमें ये पता चला कि इधर से इधर कुछ निकला है और वही सर्किट को कंप्लीट किया गया है, जिसका नाम आगे चल के उन लोगों ने कैथोड रेज रखा। ठीक बच्चों, क्या रखा गया, कैथोड रेज रखा गया। अभी ये मालूम नहीं था कि कैथोड रेज पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है या निगेटिव चार्ज से बना हुआ है, लेकिन हाँ ये बात पता चल चुका था कि इस साइड से इस साइड कुछ रे निकला है। ठीक है, आगे एक्सपेरिमेंट का और सिलसिला चलता रहा। अब बीच में समझ में आया कि क्या बीच में कुछ है। अब इनविजिबल था, देखो ध्यान से, कैथोड रेज क्या होता है ना, इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है, दिखता नहीं है। तो साइंटिस्ट लोग क्या किए, सोचे कि चलो देखते हैं, अगर यहाँ से यहाँ कुछ चल रहा है, इसका मतलब बीच में कुछ बीच से ही गया होगा ना, मतलब पास करके गया होगा, तो चलो लगाते हैं दिमाग, क्या बीच में कुछ है। तो लोग क्या किए, एक छोटा सा पैडल व्हील लगाया, क्या एकदम बहुत हल्का, क्योंकि भारी रहेगा तो घूमेगा नहीं, मान लो लोहा का बना दोगे तो घूमेगा नहीं, तो एक छोटा सा पैडल व्हील लगाया, ठीक है, बहुत हल्का। जैसे पैडल व्हील लगाए और चूंकि जैसे हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया तो इधर से इधर कुछ फ्लो कर रहा था ना, तो ये पैडल व्हील घूमने लगा। इसका मतलब साइंटिस्ट लोग और श्योर हो गए कि हाँ 100% इधर से इधर कुछ निकल रहा है और वो बहुत फास्ट मूविंग है, उसके पास मास भी है। ये जो पार्टिकल इधर से मूव कर रहा है उसके पास मास भी है, मास होगा तभी तो इसको रोटेट कर रहा है। जैसे एयर कहीं से आता है और पतंग उड़ने लगता है, इसका मतलब एयर के पास मास है। उसी प्रकार ये जैसे रोटेट करने लगा लाइट पैडल व्हील, इसका मतलब ये पता चला कि हाँ इधर से इधर कुछ मूव किया है, उसके पास मास भी है। फिर साइंटिस्ट लोग सोचे कि करंट अगर फ्लो कर रहा है तो करंट में तो करंट कैसे फ्लो करता है, चार्ज पार्टिकल जब हमारा मूव करता है तो करंट फ्लो करता है। अभी ना हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से चार्ज बनता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से हमारा करंट बनता है। उस समय तो इलेक्ट्रॉन का खोज ही हो रहा था, तो यह भी पता नहीं था कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का है या प्रोटॉन का है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो ध्यान से, जैसे ये पता चल गया कि चार्ज इधर से इधर, मतलब ये इधर से इधर कुछ फ्लो कर रहा है और रास्ते में चूंकि पैडल व्हील रोटेट करने लगा, इसका मतलब इसके पास मास भी है। अब साइंटिस्ट लोग ये सोचे, चूंकि करंट फ्लो कर रहा है और करंट चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनता है ना, करंट किससे मिलकर बनता है, चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब ये हो ना हो चार्ज पार्टिकल होगा, और चार्ज पार्टिकल होगा तो किस टाइप का, पॉजिटिव या निगेटिव। तो साइंटिस्ट लोग किए क्या उस टाइम में, जे थॉमसन किए क्या, इसी कैथोड ट्यूब में, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, एक साइड में पॉजिटिव प्लेट लगा दी और एक साइड में क्या लगा दी बच्चों, बोलो, निगेटिव प्लेट लगा दिए। तो जब तक ये प्लेट नहीं लगाए थे कैथोड रेज स्ट्रेट मूव कर रहा था, क्योंकि ये वाला स्क्रीन ग्लो कर रहा था। और दूसरी बात, और एक ऑब्जेक्ट को जैसे यहाँ पे रखे तो उसका शार्प शैडो बन गया पीछे, इसका मतलब कैथोड रेज क्या हो रहा था, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो रहा था। बच्चों ध्यान से कहानी समझना, बड़ा मजा आएगा। तो बोलेंगे जैसे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया तो उसका जस्ट पीछे शैडो बनने लगा, इसका मतलब कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ये पहला प्रॉपर्टी भी हम लोग जानते हैं। लेकिन अब साइंटिस्ट लोग दिमाग लगा, चूंकि करंट है तो करंट तो चार्ज पार्टिकल से होता है, तो चार्ज पार्टिकल दो ही प्रकार का है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो ये जो कैथोड रेज इधर से निकला है वो पॉजिटिव है या निगेटिव, इसके ऊपर दिमाग लगाया जाए। तो लोग क्या किए, प्लेट लगा दिए, इधर पॉजिटिव प्लेट लगा दी, इधर निगेटिव प्लेट लगा दिए। तो जैसे प्लेट लगाए, अब ये कैथोड रेज इधर ना जा करके डिफ्लेक्ट कर गया इस साइड। इससे ये साबित हुआ कि हाँ कैथोड रेज चार्ज पार्टिकल है। और किस प्रकार का चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट किया, इसका मतलब ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। समझ में आ रहा है। और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को बाद में नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, जो कि जे थॉमसन ही नाम रखे थे। कहानी समझ में आया। तो ये जो रेस बना हुआ है, रेस किसी पार्टिकल से बना हुआ है,
और पार्टिकल के पास मास भी है क्योंकि ये पैडल व्हील रोटेट कर रहा था, और पार्टिकल डिफ्लेक्ट भी कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इसका मतलब पार्टिकल चार्ज्ड पार्टिकल है। किस प्रकार का चार्ज पार्टिकल है? पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव की तरफ कैसे आकर्षित होता? इसका मतलब ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो सारा कंक्लूजन के बाद जे थॉमसन बोले कि जो कैथोड रेज है वो जिस पार्टिकल से बना हुआ है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और उस पार्टिकल का नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा। कहानी क्लियर है? तो इतना चीज को बच्चे अच्छे से समझो। देखो सारा कहानी का मुद्दा शुरू हुआ कि ये सर्किट कंप्लीट होना था। सर्किट अगर देखो ध्यान से, अगर बच्चे ना जब इसको 9th क्लास में पढ़ते हैं तो ज़्यादा फील नहीं लेते हैं, बस ये पढ़ लेते हैं कैथोड रेज होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है क्योंकि पैडल व्हील को रोटेट कर देता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। कुछ पार्ट मतलब जो पॉइंट्स होता है उसको रट लेते हैं, लेकिन फील नहीं लेते हैं कि आखिर यहाँ से जो यहाँ निकल रहा था, क्योंकि ये अदृश्य था ना, मतलब विजिबल नहीं था ना। विजिबल होता तब तो कोई बात नहीं था, इनविजिबल था, इसलिए तो इतना कहानी में दिक्कत था ना। ये अगर दिखता तो पता चल जाता कि हाँ इधर से इधर कुछ फ्लो कर रहा है। ये दिख ही नहीं रहा था, तो बच्चे के दिमाग में आता है सर काहे नहीं दिखता है? तो बोलेंगे देखो ये कैथोड रेज जो होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन इतना तेजी से मूव कर रहा है ना कि वो हमें रास्ते में दिखता नहीं है। इसलिए बोलेंगे कैथोड रेज हमारा जो होता है इनविजिबल होता है। उसके पास मास होता है, इसलिए पैडल व्हील घूम गया तुम्हारा, और इधर से इधर मूव किया क्योंकि ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन इस साइड में ग्लो किया, इधर वाला ग्लो नहीं किया था। कहानी समझ में आ रहा है? तो सारे चीज के पीछे थोड़ा सा सोच सोच के कहानी को आगे बढ़ना है, ठीक है? तो इसको बच्चों बना लेना है। हम इसके ऊपर ज्यादा कहानी नहीं लिखेंगे, 2-3 बात लिखेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे चूंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है ना? कैथोड रेज चूंकि इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है तो आगे क्या क्या होता है इस चीज को समझेंगे। तो इसको बढ़िया से नोट करना है, चेक कर लेते हैं वीडियो में सारा कुछ क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ बच्चों ठीक है, तो चलो इसको जल्दी से नोट करो। एक कहानी इसके ऊपर हम लोग और समझते हैं। क्या है बच्चों, ध्यान से समझो कि जब ये सब चीज हो गया ना, पता चल गया कि हाँ इधर से इधर फ्लो कर रहा है, वो कैथोड रेज है, उसका नाम इलेक्ट्रॉन है। तो ये साइंटिस्ट लोग ना, कुछ साइंटिस्ट का मतलब क्या, कुछ ना कुछ करते रहना, एक्सपेरिमेंट करते रहना। तो वो क्या किए, ये जो कैथोड का जो प्लेट था ना उसको चेंज कर दिए। चेंज करने का मतलब क्या है कि पहले मान लो अगर वो जिंक का प्लेट था तो बाद में कॉपर का प्लेट लगाए, गोल्ड का प्लेट लगाए, सिल्वर का प्लेट लगाए, है ना। मतलब ये मटेरियल को चेंज कर रहे थे। तो मटेरियल को जितना बार चेंज किए ना तो वो देखे कि कैथोड रेज के प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा था। कैथोड रेज हर बार एक ही बिहेवियर शो कर रहा था, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, चार्ज बाई मास रेशियो। हर बार उसका वैल्यू कांस्टेंट आ रहा था। चार्ज बाई मास रेशियो, जिसको स्पेसिफिक चार्ज का हम लोग नाम देते हैं, हर केस में सेम आ रहा था। चाहे वो यहाँ पे जिंक का प्लेट लगाए या कॉपर का लगाए या सिल्वर का लगाए, मतलब कोई भी मटेरियल का कैथोड लगाए, हर बार कैथोड रेज का प्रॉपर्टी सेम था। इसका मतलब यहाँ से वो सजेस्ट किए एक बात कि कैथोड रेज जो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है बोलो, फंडामेंटल। फंडामेंटल शब्द जब भी हम यूज करें तो बच्चा समझना, फंडामेंटल का मतलब होता है जो हर चीज में प्रेजेंट हो। फंडामेंटल का मतलब होता है जो हर चीज में प्रेजेंट हो। तो अगर जिंक का इलेक्ट्रोड यूज किए तब भी वही कैथोड रेज निकला, वही इलेक्ट्रॉन निकला जिसका मास और चार्ज वही था। जब हम आयरन का यूज किए तब भी वही चार्ज और मास था। इसका मतलब मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है कौन, कैथोड रेज। समझ आ रहा है? वो कैथोड रेज हर बार एक ही चीज से बना वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है कैथोड रेज। और चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल किससे रहा है, इसी मेटेरियल से निकल रहा है। मेटेरियल कोई सा ले, हर बार वही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसका मतलब कैथोड रेज हमारे मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात, अंदर में जो गैस यूज किए थे, हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, उस हाइड्रोजन गैस को चेंज किए, दूसरा गैस डाले, फिर उसको चेंज किए, तीसरा गैस डाले। हर बार कैथोड रेज का बिहेवियर प्रॉपर्टी एक जैसा था। मास भी उतना ही रहा, चार्ज भी उतना ही रहा। जब चार्ज बाय मास रेशियो जे थॉमसन कैलकुलेट किए थे, हर केस में उतना ही आया। इसका मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि कैथोड रेज क्या हमारे मटेरियल पे डिपेंड करता है जिससे वो निकल रहा है? बोलेंगे नहीं। क्या गैस जो यूज होता है अंदर में, देखो वैक्यूम तो कर दिया, लेकिन क्या कुछ तो पार्टिकल होगा गैस का, क्या उसके ऊपर डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। कैथोड रेज हमारा इंडिपेंडेंट होता है मटेरियल से भी जिसका कैथोड बना हुआ है, और गैस का भी। क्लियर है कहानी? ये दो बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी हम क्लास में तो सारा कुछ लिखा ही है, अभी ज़्यादा कुछ लिखाएंगे नहीं बच्चों, है ना, क्योंकि उससे क्लास बहुत लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। अभी हमें कहानी सुनाना है बस, ठीक है। चलो दूसरी बात, एक बात और ध्यान से समझना है कि कैथोड रेज कहाँ से निकलता है, ओरिजिन क्या है? तो बोलेंगे कैथोड रेज का ओरिजिन है बच्चों ये कैथोड प्लेट, इससे निकल रहा है, कैथोड प्लेट से निकल रहा है, कहीं हवा से नहीं आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ये जो मेटेरियल यूज किया ना कैथोड प्लेट, इससे हमारा कैथोड रेज निकल रहा है। अब चलो कहानी देखो ध्यान से। डाल्टन जस्ट इसके पहले क्या बताए थे कि दुनिया में हर चीज किससे बना हुआ है बच्चों? एटम से बना हुआ है। दुनिया में हर चीज एटम से बना हुआ है।
तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इस कैथोड प्लेट से, और कैथोड प्लेट जब ये बात कहे जॉन डाल्टन कि दुनिया में हर चीज अगर एटम से बना हुआ है, तो ये कैथोड प्लेट भी एटम से बना हुआ है। समझ में आ रहा है? कैथोड प्लेट भी एटम से बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो अगर इस प्लेट से निकल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस एटम से बाहर हो रहा है। इसका मतलब यहीं पे सबसे बड़ा झटका लगा कि जब डाल्टन कहे थे कि एटम के अंदर और कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो ये चीज उससे बाहर कैसे निकल सकता है। तब यहां पे जॉन डाल्टन के बात को गलत साबित किया गया था कि एटम के अंदर कुछ और भी प्रेजेंट है। जो पहला फंडामेंटल पार्टिकल पता लगाया गया, इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद प्रोटॉन का डिस्कवरी होता है, तो पता चलता है प्रोटॉन भी एटम के अंदर ही प्रेजेंट है। कहानी क्लियर है? इसका मतलब देखो, जॉन डाल्टन कहे कि एटम के अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं है क्योंकि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन अब यहां से चूंकि कैथोड रेज निकला, किससे निकला? तो इस मेटेरियल से निकला, और ये मेटेरियल बना हुआ किसका है? तो एटम का बना हुआ है। इसका मतलब ये कैथोड रेज किससे बाहर हुआ? तो बोलेंगे सर एटम से बाहर हुआ। इसका मतलब एटम के अंदर और कोई ना कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन का नाम दिए। कहानी क्लियर है? चलो, इसको इस पूरे पिक्चर को यहां तक बच्चों बना लेना है। इसमें 3-4 पॉइंट लिख लेते हैं जो कि आगे काम देगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा है कहानी, ध्यान से सुनना है। जस्ट अभी हम लोग एनोड रेस का भी डिस्कवरी करेंगे। एनोड रेस पढ़ लेंगे जिससे प्रोटॉन का डिस्कवरी होता है। उसके बाद हम लोग जे थॉमसन का फर्स्ट एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे ना। जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल मतलब डाल्टन के बाद वाला है ना, उसको पढ़ेंगे। तो चलो, पहला बात हम लोग यहां पे क्या लिख लेते हैं बच्चों? पहला पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस क्या है? कैथोड रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेस कैसा चलता है? सीधा। कैसे पता चला कि कैथोड रेस सीधा चलता है? तो बोलेंगे कैथोड रेस चल रहा था, रास्ते में मान लो कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, मान लो इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है? तो इसका ना शार्प शैडो बना बच्चों। क्या बना बोलो? पीछे में ना शार्प शैडो बना। शार्प का मतलब समझते हो? एक शैडो बना। ये क्या है बोलो बच्चों? ये ऑब्जेक्ट है, और ये इसका क्या है? तो बोलेंगे सर शैडो है। ये क्या है बच्चों? तो ये शैडो है। तो इधर से मान लो क्या चल रहा है? ये हमारा कैथोड रेस है। पूरा हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं, छोटा सा बना रहे हैं। कैथोड रेस है, जैसे गया तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे जस्ट इसका शैडो बना। शार्प का मतलब क्या हुआ? जस्ट इसके पीछे शैडो, बड़ा या छोटा नहीं बना, जैसा ऑब्जेक्ट सेम उसका शैडो बना। इसका मतलब ये पता चला कि कैथोड रेस सीधा चलता है। अगर इसका शैडो मान लो इसके जस्ट सामने ना बन के नीचे बनता है, इसका मतलब क्या पता चलता है? कि कैथोड रेस ऐसे नहीं जा रहा होगा, टेढ़ा चल रहा होगा। जैसे हम लोग धूप में खड़े रहते हैं, शाम के टाइम में हमारा शैडो कैसा बनता है? बहुत लंबा बनता है। इसका मतलब धूप हमारा इस साइड से आ रहा है, अगर हमारा शैडो इधर बन रहा है तो वही बात है। लेकिन हाँ, अगर 12 बजे दिन है तो एकदम शैडो हमारा नीचे बन रहा है, इसका मतलब जस्ट ऊपर है सन हमारा। समझ आ रहा है? तो उसी प्रकार अगर कैथोड रेस के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया तो उसका शैडो जस्ट उसके सामने बना, इसका मतलब कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। इस तरह से ये कंक्लूजन को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इस चीज को मिटा देते हैं या रहने दो, दूसरा पॉइंट लिखते हैं। कैथोड रेस पोजेस काइनेटिक एनर्जी। कैथोड रेस क्या पोजेस करता है बोलो बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। क्या मतलब है इसका? कैथोड रेस काइनेटिक एनर्जी धारण करता है, मतलब कैथोड रेस के पास काइनेटिक एनर्जी है। क्या, कैसे समझेंगे? तो इसके कुछ प्रूफ चाहिए ना। तो बोलेंगे सर कैथोड रे इधर से जा रहा था डिस्चार्ज ट्यूब में, सामने में एक छोटा सा पैडल व्हील रखा गया बच्चों। क्या रखा गया बोलो? पैडल व्हील। तो ये पैडल व्हील क्या हो गया बोलो? बच्चा रोटेट करने लगा। अगर ये रोटेट करने लगा, इसका मतलब क्या? इसके पास मास भी है, वेलोसिटी। समझ में आ रहा है ना? कैथोड रेस के पास काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ 12 mv²। इसका मतलब ये जो भी चीज आ रहा है उसके पास मास है, वेलोसिटी है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कैथोड रेस जिस मेटल से बना, जिस पार्टिकल से बना, उसके पास मास भी है। ये इसका मतलब हुआ। इसका मतलब यहीं से हमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है। कहानी स्पष्ट हो रहा है बच्चों की नहीं हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, यहीं से हमको पता चलेगा। कहानी क्लियर है? तो कैथोड रेस पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। ठीक है, नीचे एक बार देख लेते हैं, सब कुछ दिख रहा है ना? हाँ, वेरी गुड, चलो दिख रहा है। कैथोड रेस हमारा काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है। चलो तीसरा बात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया जाता है तो कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में चलता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेस डिफ्लेक्ट कर जाता है टुवर्ड्स
पॉजिटिव प्लेट। इसका मतलब क्या हुआ, कैथोड रेस चार्ज पार्टिकल से बना हुआ बच्चों। किससे बना है बोलो, चार्ज पार्टिकल से बना है। और वो कौन सा चार्ज पार्टिकल से बना है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना है। क्लियर है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बात। तो इस पॉइंट को लिख लेना जल्दी से, हम स्क्रीनशॉट ले लेना, हम हट जाते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको यहाँ पे हम लोग थर्ड पॉइंट को लिखने जाते हैं कि कैथोड रेस हमारा किससे बना हुआ है, चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। उस चार्ज को आगे हम लोग डिटरमाइन भी करेंगे, ठीक है। तो चलो थर्ड नंबर पॉइंट लिखते हैं, कैथोड ऐसे लिखते हैं, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रेस travel in a straight line, but in the presence of electric or magnetic field, cathode rays get deflected टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। स्पष्ट है बच्चों, राइटिंग भी समझ में आ रहा है। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये तो हम जान ही रहे, कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लग जाता है तो कैथोड रेस डिफ्लेक्शन शो करता है ना, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। जैसे समझो कैथोड रेस तो स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा था, कैसे पता चल रहा था, तो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन इधर ग्लो कर रहा था। लेकिन हम क्या किए, डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब ऐसा है तो इधर और इधर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगा दिए, ठीक है, क्लियर है। तो कैथोड रेस अब सीधा ना जाके किधर हो गया बच्चों, मुड़ गया, इधर मुड़ गया, समझ में आ रहा है, किस साइड मुड़ गया, इधर। तो इससे ये पता चला कि ये जो कैथोड रेस बना है किसका बना हुआ है, तो बोलेंगे सर ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का बना हुआ है। इसी का नाम बच्चों इलेक्ट्रॉन रखा गया। समझ में आ रहा है, कैथोड रेस किसका बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। समझ में आया, ये 3 पॉइंट बच्चे हम समझ चुके हैं। बहुत सारा बुक में पॉइंट दिया रहता है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नहीं जाना, हम लोग को कहानी समझना है, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये कैथोड रेस का हम लोग आविष्कार किए, देखे कौन किए हैं, जे थॉमसन को क्रेडिट जाता है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट का आता है, क्योंकि माइकल फराडे का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि वही इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सब कुछ बताते थे। वो अगर नहीं बताए होते तो ये कहानी उतना आसान नहीं था, ठीक है। तो चलो हम लोग किसका इसका देख लिए, बोलो कैथोड रेस का। अब समझ में देखो ध्यान से बच्चों, चूंकि कैथोड रेस चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है और कैथोड रेस के पास मास भी है, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका मतलब अब हमें यह समझना होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि कैथोड रेस का निर्माण करता है ना, कैथोड रेस का निर्माण कौन किया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पास इसका मतलब मास भी है और इलेक्ट्रॉन के पास इसका मतलब चार्ज भी है। तो कैसे पता चला, तो चलो यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। एक पॉइंट छोटा सा है, उसको कर लेते हैं, तब हम लोग एनोड रेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो इसको मिटा के हम लिख लेना, जल्दी से इसको लिख लेना है। तो अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं कि अब हमको जैसे चूंकि पता चल चुका है कि हमारा कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन से बना हुआ, उसके पास मास भी है, चार्ज भी है, तो कितना है उसी बात को समझते हैं। तो उसके लिए हमें जे थॉमसन ही क्या बताया, स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बताया। क्या बताया, स्पेसिफिक चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं Q/m, स्पेसिफिक चार्ज। कौन बताया, ध्यान रखो इस बात को, जे थॉमसन। देखो ईयर याद नहीं करना है, कौन से सन में कौन किस चीज़ का, क्योंकि हिस्ट्री नहीं है हमारा कि कौन से सन में कौन से ईस्वी में रदरफोर्ड है, उससे हमको मतलब नहीं है। बस ये सब ध्यान रखना, हल्का फुल्का ये सब बात याद रखना है कि Q/m, जिसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, जब भी किसी चीज़ को हम मास से डिवाइड कर देते हैं उसको स्पेसिफिक नाम देते हैं। जैसे वॉल्यूम को अगर हम मास से डिवाइड कर देंगे तो इसको स्मॉल v लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। उसी प्रकार हम लोग हीट में समझे होंगे, जब हम लोग हीट को मास से डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं ना। तो जब भी हम लोग किसी चार्ज को मास से डिवाइड कर देंगे तो उसको क्या बोले, स्पेसिफिक चार्ज। कौन बोले थे, जे थॉमसन। तो सुनना, स्पेसिफिक चार्ज यानी कि Q/m किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, इसका एक रेशियो का वैल्यू दिए थे जे थॉमसन। वो कितना था, तो बोलेंगे सर 1.76, 1.758 अप्रॉक्स में होता है, लेकिन हम 1.76 मान लेते हैं, इंटू 10 पे पावर 11। यूनिट क्या होगा, तो चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम,
और मास का यूनिट होता है केजी। तो ये वैल्यू जे थॉमसन आविष्कार किए थे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, बहुत सारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये सब लगा के ये कैलकुलेट करके लाए थे। कहानी यहाँ पे ये समझना है, क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछा जाता है कि ये जो वैल्यू है ना Q/m यानी कि स्पेसिफिक चार्ज का, ये हर केस में बच्चों कांस्टेंट आया था। चाहे वो कैथोड के प्लेट को किसी भी मटेरियल का क्यों ना बना लिए, हर केस में ये रेशियो सेम आया। और गैस को चेंज करते गए अंदर में, हर केस में वैल्यू इतना ही आया। इससे मतलब क्या पता चला? इससे यह पता चला कि Q/m जिसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, ये हमारा इंडिपेंडेंट है ऑफ द कैथोड मटेरियल। देखो Q/m इंडिपेंडेंट है कैथोड मटेरियल एज वेल एज नेचर ऑफ गैस यूज्ड। बात समझ में आया? इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लो। यही एनोड रेस आएगा ना, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? गैस जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। यहीं से तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। कहानी क्लियर है? तो बोलेंगे Q/m का रेशियो हर केस में कांस्टेंट आया, नियरली इतना ही 1.758 अप्रॉक्स में इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। और इसी को अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.76 गुना 10⁻8 हो जाएगा कूलम्ब पर ग्राम। ये भी सही है। अगर केजी में रखेंगे तो 11 और ग्राम में रखेंगे तो 10⁻3 होगा ना। केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से कट जाएगा तो 10⁻8 ये वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये डाटा जो है ध्यान से समझो, ये ना तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था कैथोड के, ना जो गैस यूज कर रहे थे उस पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडिपेंडेंट है, नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना, क्योंकि एनोड रेस के जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। कहानी क्लियर है? तो चलो, ये Q/m का रेशियो दिए जे थॉमसन। अब समझो, हमको पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी है और उसके पास मास भी है। तो ये रेशियो जैसे पता चला तो मिलिकन एक साइंटिस्ट थे। मिलिकन अपना एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए बोलो? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बहुत सारा उसमें एक्सप्रेशन वो लगाए, इक्वेशन लगाए। लगाने के बाद वो चार्ज को फाइंड आउट किए थे। तो जैसे चार्ज फाइंड आउट हो गया, Q/m हमको पहले से पता था, तो m का वैल्यू पता चल गया। कहानी क्लियर है? तो चलो इसको नोट कर लो, हम हट जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, चार्ज का वैल्यू कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और चार्ज पता चल जाएगा तो मास निकाल लेंगे, कि जैसे चार्ज पता चलेगा मास निकालना है और ये वैल्यू हमको पता है तो मास निकल जाएगा। कहानी क्लियर है? तो चलो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। अब आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिलिकन। मिलिकन हमें चार्ज का वैल्यू कैसे निकाल के दिए, तो मिलिकन अपना एक एक्सपेरिमेंट किए जिसको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके ऊपर कभी वीडियो बना देंगे, छोटा सा वीडियो है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि उसका अभी फिलहाल यूज़ नहीं है। ठीक है, उसका वीडियो अलग से हम बना देंगे। तो आगे हम लोग पढ़े क्या बोलो, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, है ना। देखो ध्यान से, मिलिकन अपना एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किए। उस करने के बाद वो जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन पे QE, उसका वैल्यू बोले -1.6 गुना 10⁻−19 कूलम्ब। क्लियर? अब इससे पहले जो चार्ज बाई मास का रेशियो लिखे थे ना 1.76 गुना 10⁻11, उसके आगे माइनस भी लगा सकते हैं, है ना। हम मैग्नीट्यूड वाइज लिखे थे, तुमको मन है तो माइनस भी लगा लो, या मैग्नीट्यूड में इतना प्लस में लिखे थे, है ना। चलो क्लियर। तो मिलिकन चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना बताया, 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। ये हमको मालूम है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे इतना ही होता है। तो देखो, चूंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है ये जानना हमारे जरूरी था। इसलिए मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को पता लगाए थे। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अलग से हम लोग पढ़ लेंगे कभी। ठीक, अब देखो ध्यान से, Q/m किसका इलेक्ट्रॉन का रेशियो दिया हुआ है, कितना, 1.76 गुना 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। माइनस मर्जी तो लगा सकते हैं। Q का वैल्यू हम अभी अभी निकाले इलेक्ट्रॉन पे, Q का वैल्यू रखे, कैंसिल आउट किए, तो यहाँ से m का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आया, सब जानते हैं, 9.1 गुना 10⁻31 kg। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लिए। कहानी क्लियर है? तो जे थॉमसन Q/m का रेशियो दिए, मिलिकन चार्ज का वैल्यू दिए, उसको रख करके हम लोग यहाँ पे मास का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। कहानी क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और मास होता है, इस दोनों डाटा को याद रखना। चार्ज इतना होता है, मास इतना होता है, इसको याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट के ऊपर, यानी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, वो गोल्डस्टीन किए थे। कौन किए थे? प्रोटॉन का डिस्कवरी गोल्डस्टीन। तो समझना, फिर से कहानी सुनेंगे और 4 लाइन लिखेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो देखो, इसको लिख लेना है बच्चों। अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, तो बोलेंगे सर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों आ रहे हैं, बोलो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बी नंबर पे लिखते हैं।
ये किसके द्वारा हुआ था? तो बोलेंगे सर ई गोल्ड स्टीन के द्वारा हुआ था। ठीक है, कैसे हुआ था? बोलेंगे बहुत मजा आएगा सुनने में। देखो, डिस्चार्ज ट्यूब तुम लोग पढ़े थे ग्लास का, ठीक, वही सेम सेटअप, एकदम कोई परिवर्तन नहीं एकदम। ठीक, यहाँ पे वही वैक्यूम पंप लगा हुआ है, इससे हम लोग किस में जोड़ देंगे? वैक्यूम पंप से इसको कनेक्ट कर देंगे तो सारा एयर निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक, इधर सेम फंडा बोलो क्या है? इधर हमारा कैथोड है, ये वाला क्या है बोलो बच्चों? कैथोड, और ये वाला क्या है? एनोड है। इसको हम कनेक्ट किए, स्विच लगाएं यहाँ पर हम बैटरी लगाएं हाई वोल्टेज का एकदम, इसको जोड़ दिए हम अपने एनोड प्लेट से। क्लियर है? ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है। क्लियर? सुनना, सेम सेटअप है बच्चों। अब दिमाग देखो ध्यान से, ऐसा ना समझो कि जब कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हो गया, तो साइंटिस्ट के दिमाग में ये कुछ नहीं था ना कि आगे हम किसी और पार्टिकल का आविष्कार करेंगे। समझना, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था, है ना। क्या किए कि यहाँ जो याद करो, जब हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो यहाँ पे जो वैक्यूम किए थे उसका प्रेशर कितना रखे थे? 0.001 mm ऑफ Hg। तो चूंकि साइंटिस्ट उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलेगा, तो वो सोचे क्या प्रेशर को जब इतना कम रखे थे, एक बार थोड़ा सा बढ़ाते हैं प्रेशर को ना, फिर देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। समझ आ रहा है कहानी? साइंटिस्ट लोग क्या किए, यहाँ जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे, जब कैथोड रे इधर से इधर आया था, वहाँ पे प्रेशर नियरली वैक्यूम कर दिए थे, सारा एयर को निकाल लिए थे, प्रेशर 0.001 mm ऑफ Hg था। तो इस बार साइंटिस्ट लोग क्या सोचे ना कि थोड़ा एयर अंदर डाल देते हैं, उसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं कैथोड रे वाला, देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। तो इस बार क्या किए, वैक्यूम पंप से सारा एयर न खींच करके कुछ एयर को छोड़ दिए, यानी कि प्रेशर उसका थोड़ा सा बढ़ा दिए, 0.1 mm ऑफ Hg। पिछले बार कितना था? 0.001 mm था। इस बार कितना? 0.1 mm ऑफ Hg है। तो इस बार यानी कि थोड़ा सा ना गैस का पार्टिकल अंदर प्रेजेंट है। ये कौन सा गैस लिए हैं? तो हाइड्रोजन गैस लिए हैं। ठीक है, ये कौन सा गैस लिए बच्चों? हाइड्रोजन गैस लिए। समझना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ही है, सेम सेटअप है। पिछले बार यहाँ से सारा एयर निकाल लिए थे, इस बार प्रेशर चूंकि बढ़ा दिए पिछले बार के रेस्पेक्ट में। और प्रेशर का मतलब क्या होता है? एयर का मॉलिक्यूल्स। जैसे गाड़ी के चक्के में हम लोग हवा डलाते हैं मोटरसाइकिल में, तो जब एयर हवा नहीं रहता, मतलब जब चक्का पूरा नरम रहता है, इसका मतलब क्या? उसमें एयर का मॉलिक्यूल्स कम है। जब एयर डाले उसके अंदर तो प्रेशर बढ़ गया, इसका मतलब जितना ज़्यादा यहाँ मॉलिक्यूल आएगा, इसका मतलब प्रेशर उतना ज़्यादा है। कहानी समझ में आ रहा है? तो पिछले बार प्रेशर कम था, इसका मतलब एयर का मॉलिक्यूल कम था। इस बार प्रेशर चूंकि पिछले रेस्पेक्ट में बढ़ गया है, इसका मतलब इस बार एयर का मॉलिक्यूल है। एयर मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इसको 10,000 वोल्ट से कनेक्ट किए, आमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट है। समझ में आ रहा है? तो इस बात को हम लोग पिछली बार समझ ही चुके हैं। सर्किट कंप्लीट कैसे होता है? कैथोड रे के वजह से होता है, जो कि इधर से इधर मूव करता है। तो इस बार भी वही होगा। यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों? तो बोलेंगे सर यहाँ से कैथोड रेज निकलेगा। क्या निकलेगा? कैथोड रेज निकलेगा। अब सुनो, एक प्रॉपर्टी में ध्यान से छूट गया, पिछले केस में लिखना, जब कैथोड रेज का प्रॉपर्टी लिखे थे, वहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना बच्चों कि कैथोड रेज ना आयोनाइजेशन कर सकता है। आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई गैस पार्टिकल है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर कर सकता है। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? एटम को आयन में परिवर्तित कर देना। एटम को किस में कन्वर्ट कर देना? बोलो, आयन में। तो एटम के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर कर दोगे तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैथोड रे के पास एक प्रॉपर्टी होता है कि वो एक्सरे भी प्रोड्यूस कर सकता है और आयोनाइजेशन भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इस बात को वहाँ लिख लेना है, कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस आयोनाइजेशन और कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज। क्लियर है? इस बात को वहाँ पे लिख लेंगे। चलो अब सुनना बात, जैसे कैथोड रेज इससे निकला, पिछले केस में जब यहाँ वैक्यूम रखा गया था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में, तो कैथोड रेज सीधा सीधी चला गया। उस बार वैक्यूम क्यों किया गया था? ताकि रास्ते में कैथोड रेज किसी से टकराए ना, इसलिए पिछले केस में वैक्यूम किया गया था। इस बार प्रेशर है मेंटेन, इसका मतलब अंदर गैस का मॉलिक्यूल है। जैसे इस पे कैथोड रेज टकराएगा तो यहाँ से कुछ निकल के बाहर आएगा। कौन निकल के बाहर आएगा बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा बाहर।
कैसे समझे? क्योंकि अभी अभी हम पढ़े हैं कि कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस आयनाइजेशन। इतना पावरफुल होता है कैथोड रेज कि एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा, इतना क्षमता रखता है। फास्ट मूविंग रेज है ना। तो जैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भागा तो ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? बोलो, जितना भी इलेक्ट्रॉन है चूंकि निगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। समझा यार कि जितना भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है जैसे यहाँ से बाहर हुआ इलेक्ट्रॉन वो किधर भाग गया? एनोड की तरफ भाग गया। तो समझना, हाइड्रोजन यूज़ किए। क्या यूज़ किए बच्चों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। मास नंबर कितना है? 1 है। समझ आ रहा है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। ठीक। इसके पास प्रोटॉन कितना? तो बोलेंगे 1। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रॉन कितना? 1। और न्यूट्रॉन कितना होता है? तो बोलेंगे 0। हालांकि अभी प्रोटॉन का खोज नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हम तुमको समझा रहे हैं। समझना कि अगर हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो क्या बचा? हाइड्रोजन से अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो क्या बचा? H+ बचा कि नहीं? यहाँ पे समझना, थोड़ा सा घिचपिच हो गया है, थोड़ा सा जगह का कमी है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सभी जान रहा है। हाइड्रोजन से जैसे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो क्या बचा? H+। अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी गायब हो गया तो H+ बचा। समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अब ये क्या बचा? तो बोलेंगे सर पॉजिटिवली चार्ज आयन बचा। 1 इलेक्ट्रॉन था, चूंकि हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो ये क्या बचा? पॉजिटिव आयन बचा। अब पॉजिटिव आयन किधर भागेगा बच्चा? बोलो, पॉजिटिव की तरफ तो नहीं भागेगा ना, रिपल्सन हो लगेगा, तो किधर भागेगा? उल्टा भागेगा। इसका मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज था, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन भागने के बाद वो किधर मूव करना स्टार्ट किया? इस साइड मूव करना चालू किया। किधर से? एनोड से कैथोड की तरफ। समझ आया? इसका मतलब ये जो एनोड रेस है, जिसको एनोड रेस का नाम रखा गया, क्यों? क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ चल रहा था। ये पॉजिटिव चार्ज आयन से मिलके बना है और किधर मूव कर रहा है? कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। कहानी स्पष्ट है बच्चों? तो बोलेंगे देखो हुआ क्या, पिछले केस और इस केस में क्या अंतर है? कुछ नहीं, साइंटिस्ट लोग का थोड़ा सा दिमाग का खेल है। पहले केस में वैक्यूम कर दिए, इस केस में थोड़ा सा एयर डाल दिए अंदर, हाइड्रोजन गैस। तो जैसे डाले तो कैथोड रेस के रास्ते में इस बार कौन आ गया? तो बोलेंगे हाइड्रोजन गैस आ गया। तो जैसे कैथोड रेस टकराया हाइड्रोजन गैस से, उसके एटम से, इलेक्ट्रॉन फटाफट बाहर हो गया, क्योंकि कैथोड रेस आयोनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकता है, आयन बना सकता है। तो सारा इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? इधर तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि इधर निगेटिव प्लेट है। किधर भागेगा? इस साइड। ठीक है। तो बचा क्या? पॉजिटिव चार्ज बचा। तो पॉजिटिव चार्ज अब किधर भागेगा? तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड भागेगा। क्या 2-4 ही होगा? बोलेंगे नहीं सर, ये तो मोल में होता है, बहुत सारा, अरबों खरबों यहाँ पे हाइड्रोजन का गैस होगा, क्योंकि प्रेशर कुछ भी हो तो मॉलिक्यूल तो बहुत होगा ना हाइड्रोजन का, या गैस एटम तो बहुत होगा। ढेर सारा पॉजिटिव आयन किधर मूव किया? इधर मूव किया। तो चूंकि ढेर सारा मूव किया, इसका मतलब वो एक रे की तरह मूव किया। क्या किया? बोलो, एक स्ट्रीम ऑफ रे की तरह मूव किया, जिसको हम लोग एनोड रेस का नाम रख दिया। क्यों? क्योंकि इस बार एनोड से कैथोड की तरफ गया था। कहानी स्पष्ट हुआ? देखो बच्चों, एक बात और समझना है, कैथोड रेस का ओरिजिन क्या था? कैथोड रेस का ओरिजिन था ये कैथोड प्लेट। क्या एनोड रेस का ओरिजिन ये एनोड प्लेट है? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। इस बार एनोड से नहीं निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? गैसियस आयन से बन रहा है। गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो ये गैसियस आयन से मिलके इस बार हमारा कौन बनेगा? बोलेंगे सर एनोड रेस बनेगा। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, हम थोड़ा सा यहाँ मिटाएंगे ताकि कहानी स्पष्ट समझ में आएगा। इसको नोट कर लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। हुआ क्या? जितना भी हाइड्रोजन का एटम था उससे इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो H+ आयन बचा। ये H+ आयन कैसे क्रिएट हुआ? तो बोलेंगे सर कैथोड रेस तो निकल ही रहा था, बात को समझो, क्योंकि जैसे हाई वोल्टेज लगाएंगे सर्किट कंप्लीट होने के लिए इधर से कुछ ना कुछ जा रहा था, जिसको हम लोग कैथोड रे का नाम दिए थे। ये कैथोड रे किससे टकरा गया बच्चों? तो बोलेंगे सर इस बार रास्ते में उसको हाइड्रोजन का एटम मिल गया। तो जैसे हाइड्रोजन का एटम मिला, उससे क्या बाहर हो गया? इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, क्योंकि कैथोड रेस टकराया था, आयनाइजेशन प्रोड्यूस किया था। किधर भाग गया? एनोड प्लेट की तरफ। तो अब ये क्या बच गया? तो बोलेंगे सर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बच गया। क्या बच गया बच्चों? बोलो, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन बच गया। इसके पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इसके पास, क्योंकि हाइड्रोजन यूज किया, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो गायब हो गया तो प्रोटॉन बचा है। अभी प्रोटॉन का नाम रखा नहीं गया, बात को समझो, लेकिन ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज आयन है। समझ में आया? अब ये सारा पॉजिटिव चार्ज जब एक साथ मूव करेगा तो समझो स्ट्रीम होगा कि नहीं होगा? समझो, जैसे मान लो जब विंड आता है, जब आंधी तूफान आता है, उसमें क्या होता है? ढेर सारा एयर पार्टिकल्स एक साथ मूव करता है, उसी को तो हम आंधी बोलते हैं। और एयर जब हल्का हल्का हवा चलता है उसको हम लोग एयर बोलते हैं। समझ आ रहा है? कहानी क्लियर है? तो उसी प्रकार जब ढेर सारा गैसियस आयन एक साथ मूव करेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? कि सर ये एनोड रेज है। बोलो क्या है? एनोड रेज।
ये क्या है बच्चों, बोलो एनोड रेस। और ध्यान से सुनना, एनोड रेस कोई आविष्कार करने के लिए नहीं उतावला हो रहा था कि एनोड रेस का आविष्कार करेंगे, वो तो भूले भटके हो गया। कैथोड रेस के अंदर, कैथोड रे का आविष्कार जो हो रहा था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, प्रेशर को घटाने बढ़ाने से ये काम हुआ है। यानी कि कैथोड रेस डिस्चार्ज ट्यूब में थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ा दिए, एयर का मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल आ गया यहाँ पे, उससे इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर हो गया, क्योंकि कैथोड रेस चल रहा था, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज आयन था वो एक आंधी की तरह, पॉजिटिव चार्ज चूंकि निगेटिव की तरफ भागेगा, इसलिए इस साइड चलना चालू हुआ, उसी को हम लोग एनोड रेस बोलेंगे। तो यहां पहला बात बच्चों ध्यान रखना है, कैथोड रेस का ओरिजिन था ये कैथोड का प्लेट, यहीं से निकल रहा था, है ना। इसलिए हम लोग बोले थे इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल, क्योंकि तुम कोई सा मेटेरियल यूज कर लो, हर से इलेक्ट्रॉन ही बाहर होगा, ठीक है। लेकिन इस बार एनोड रेस में थोड़ा सा अंतर है। एनोड रेस एनोड के प्लेट से बाहर नहीं हो रहा है, किससे मिलकर बना हुआ है, तो बोलेंगे सर ये गैसियस आयन से बना हुआ है। एनोड रेस किससे बना हुआ है, गैसियस आयन। और कैथोड रेस किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। दूसरी बात, क्या ये गैस के मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। कैथोड रेस तो नहीं किया था ना, क्योंकि कैथोड रेस के केस में हम कोई सा गैस लिए थे, हर केस में हमारा रेशियो सेम आया था। तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा सर कि सर आप कैसे समझे कि हर केस में रेशियो सेम आएगा, तो समझो उस टाइम ना वैक्यूम किया गया था। वैक्यूम का मतलब यहाँ पे कुछ था ही नहीं। क्यों नहीं था, ताकि कैथोड रेस जब चले ना तो रास्ते में किसी चीज से टकराए नहीं, इसलिए पिछले केस में, कैथोड रेस के केस में वहां पे वैक्यूम किया गया था। और चूंकि वैक्यूम था, इसका मतलब कोई गैस का मॉलिक्यूल था नहीं। समझ आ रहा है, इसका मतलब कोई गैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था कौन सा गैस लिए कैथोड रेस में। या इसको दूसरे शब्द में ऐसे समझ सकते हैं, साइंटिस्ट लोग जरूर किए होंगे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट, अलग अलग गैस भी लिए होंगे, तब भी देखे होंगे कि हर केस में वो रेशियो कांस्टेंट आ रहा था। इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि कैथोड रेस तुम्हारा ना तो मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कैथोड का, ना ही गैस का कौन सा मॉलिक्यूल लिए, किस टाइप का गैस लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सुनो, एनोड रेस की जहां बात है, प्रोटॉन का जो डिस्कवरी कर रहे हैं हम लोग एनोड रे के थ्रू, यहां पे तो हम लोग हाइड्रोजन गैस से आयोनाइजेशन करने के बाद गैस का आयन इधर मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है, ये पहले गैस का एटम था, जैसे कैथोड रे उस गैस के एटम पे टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया, अब जो पॉजिटिव चार्ज बचा वो इधर चलने लगा। इसका मतलब इस बार गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है एनोड रेस। हाइड्रोजन गैस लिए तो उस केस में हमारा एनोड रेस था। हाइड्रोजन के बदले मान लो तुम दूसरा गैस ले लोगे, नियॉन ले लोगे, आर्गन ले लोगे, समझ में आ रहा है, तो उस केस में जो एनोड रेस आएगा उसका प्रॉपर्टी अलग होगा। इसका मतलब जिस प्रकार स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू हम लोग पढ़े थे Q/m का इलेक्ट्रॉन के केस में, हर केस में वैल्यू सेम आ रहा था, इस बार हर केस में वैल्यू अलग अलग आएगा, क्योंकि एनोड रेस हमारा किससे बना हुआ है, गैसियस आयन से बना हुआ है। गैस आयन को चेंज करेंगे, गैसेस एटम को चेंज करेंगे तो वो रेशियो चेंज हो जाएगा जो पिछले बार आया था। कहानी समझ में आ रहा है। तो यहाँ हमको दो बात समझ में आया कि कैथोड रेस का ओरिजिन है कैथोड प्लेट, एनोड रेस का ओरिजिन है गैसियस आयन। अब एक बात और, अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं तो एनोड रेस को हम कहेंगे कि एनोड रेस किससे बना हुआ है, प्रोटॉन से बना हुआ है। समझना बात, देखो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन बाहर हो गया तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बचा ना हाइड्रोजन के पास, ठीक। तो इसका मतलब ये जो चीज है ये क्या है, सिर्फ प्रोटॉन है, यानी कि हाइड्रोजन आयन को, H+ आयन को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन गैस यूज किए हैं तो ये जो गैसियस आयन ये क्या है, प्रोटॉन है। इसका मतलब एनोड रेस को हम कह सकते हैं कि वो प्रोटॉन से बना हुआ है, कब, जब हम हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं। अगर हाइड्रोजन गैस के बदले कोई और गैस यूज कर लें, फॉर एग्जांपल नियॉन यूज कर लें, तो नियॉन के अंदर तो एटॉमिक नंबर 10 है, तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर भी आ जाएगा तो फिर भी उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन बचेगा कि नहीं बचेगा। तो क्या इस केस में हम नियॉन को कह सकते हैं कि 100% वो प्रोटॉन से बना हुआ है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है। तो 100% अगर प्रोटॉन से बना हुआ हाइड्रोजन ये एनोड रेस, तो किस केस में बना हुआ है बच्चों, तो बोलेंगे सर वो हाइड्रोजन गैस के केस में बना हुआ है। समझ में आ रहा है कहानी कि नहीं आ रहा है। हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिर्फ एक प्रोटॉन बचा, इसका मतलब ये गैसियस आयन के पास न्यूट्रॉन तो होता नहीं है हाइड्रोजन, इसका मतलब ये गैसियस आयन के पास सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग कहते हैं ये प्रोटॉन है। यानी कि एनोड रेस प्रोटॉन का बना हुआ है, जिस प्रकार कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन का बना होता था, कब, जब गैस हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं। गैस को हाइड्रोजन के बदले कोई और ले लोगे ना तो उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। इसका मतलब हम फुल्ली नहीं कह सकते हैं कि वो गैस एनोड रेस, उस केस में अगर कोई अदर गैस यूज कर रहे हैं तो वो हाइड्रोजन का ये
प्रोटॉन का बना हुआ है। कहानी क्लियर है? लेकिन हाइड्रोजन गैस के केस में हम लोग कह सकते हैं आंख बंद करके कि एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। कहानी क्लियर है? देखो इसके पीछे जो प्रॉपर्टीज होगा एनोड रेज का, सेम प्रॉपर्टी रिपीट करना क्या कि एनोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टुवार्ड्स कैथोड। इस केस में, पिछले केस में कैथोड से एनोड की तरफ चलता था, इसमें एनोड से कैथोड की तरफ चलेगा, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, एनोड रेज भी लाइट पेडल व्हील को रोटेट करेगा, इसका मतलब उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, इस बार एनोड रेज की अगर हम बात करेंगे तो जो टर्मिनल हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, इस बार एनोड रेज किधर डिफ्लेक्ट करेगा? क्योंकि एनोड रेज इस बार पॉजिटिव आयन का बना हुआ तो निगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट करेगा। इसका मतलब क्या पता चल गया कि एनोड रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, वेयर एज कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कहानी स्पष्ट है बच्चों? ठीक। दूसरा बात, ये जो एनोड रेज होता है ना, ये विजिबल होता है, मतलब दिखता है। कैथोड रेज दिखता नहीं था, ये दिखता है। कैसे समझे? क्योंकि ये गैसियस आयन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर गैस आयन पे डिपेंड कर रहा है तो अलग अलग गैस लेंगे तो अलग अलग कलर का रे यहां से निकलेगा। इसका मतलब एनोड रेज हमारा विजिबल होता है, कैथोड रेज इनविजिबल होता है। तो चलो 4 पॉइंट है, इसको उतार लेना है, उसको भी हम लिख देते हैं तो हमारा कैथोड रेज और एनोड रेज का कहानी समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जे थॉमसन का फर्स्ट एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, डाल्टन के बाद, है ना, यानी कि सेकेंड एटॉमिक मॉडल। क्लियर है? तो चलो इसको हम हट जाते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको मिटा देते हैं। अब सुनो, यहाँ पे हम लोग कुछ बातें पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कि कैथोड रेज स्ट्रेट ट्रैवल करता है, उसी प्रकार एनोड रेज भी स्ट्रेट ट्रैवल करता है। ठीक, फ्रॉम एनोड से कैथोड की तरफ, है ना, एनोड से कैथोड की तरफ। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? एनोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टुवार्ड्स कैथोड। एनोड से कैथोड की तरफ चलता है। इस बार इसका मतलब उल्टा चल रहा है। इधर ये क्या है, मेरे पास कैथोड है और इधर क्या है, एनोड है। समझ में आया? देखो पिछले केस में बच्चों, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं। पिछले केस में जैसे याद करो थोड़ा सा, हम लोग जिंक सल्फाइड का स्क्रीन किधर लगाए थे? इस साइड में लगाए थे ना। हालांकि साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट किए तो दोनों साइड लगाए थे। इस बार एनोड रेज इधर चल रहा है और ये हमारा इस बार क्या है, परफोरेटेड कैथोड है। क्या है बोलो बच्चों? ये हमारा परफोरेटेड कैथोड है, ये माइनस और ये प्लस, इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किए हैं। ठीक, तो इस बार ये इस पे जैसे स्ट्राइक करेगा ये ZnS के स्क्रीन पर, तो इस बार ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन इधर इस साइड में ग्लो करने लगेगा। कहानी समझ में आया? तो इस बार ग्लो इधर हो रहा था, पिछले केस में उधर हो रहा था। कहानी क्लियर है? चलो पहला पॉइंट को हम लोग लिख लिए कि एनोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लेकिन इसको समझ गए बात को, इस बार इधर ट्रैवल कर रहा है, इस बार ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन यहाँ पे ग्लो कर रहा है। कैसे ग्लो करता है समझो? तो बोलेंगे ये फ्लोरोसेंट मटेरियल का बना होता है। किसका बना होता है? फ्लोरोसेंट मटेरियल का। जैसे कि हम लोग हाईवे पे चलते हैं बच्चों, आगे मान लो कोई डाइवर्सन है, तो डाइवर्सन में तुम लोग देखे होंगे कि बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा रहता है, साइन बोर्ड। जैसे उस पर रोशनी पड़ता है वो चमकने लगता है। तो क्या उसके अंदर कोई बिजली तो कनेक्ट नहीं है ना, वो बिजली से तो चल नहीं रहा है। जैसे रोशनी पड़ा वो चमकने लगा, ग्लो करने लगा। तो वही होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल। जिंक सल्फाइड स्क्रीन है वही फ्लोरोसेंट मटेरियल का बना हुआ है, मतलब जैसे उसके ऊपर कुछ स्ट्राइक किया वो ग्लो करने लगता है। कहानी क्लियर है? तो चलो पहला पॉइंट हम क्या लिखे? एनोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। दूसरा, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एनोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इस बार किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा? तो बोलेंगे सर निगेटिव प्लेट की तरफ। तो इसको क्या लिखेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनोड रेज गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव प्लेट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि एनोड रेज तो सीधा चल रहा था, एनोड रेज तो सीधा चल रहा था। बात को समझो, ये कैथोड है और ये क्या है, मेरा एनोड है। एनोड रेज सीधा चल रहा था अगर हम कोई पॉजिटिव या निगेटिव प्लेट ना लगाएं।
लेकिन जैसे हम पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल लगा देंगे इस डिस्चार्ज ट्यूब के इस दोनों साइड में, तो इस बार एनोड रेज जो सीधा चल रहा था वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा किधर, बोलो, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आयन से बना है ना, तो इस बार डिफ्लेक्ट हो जाएगा निगेटिव साइड में। इसका मतलब क्या पता चला कि इस बार जो एनोड रेज है वो किस पार्टिकल से बना हुआ है, तो बोलेंगे चार्ज पार्टिकल, क्योंकि डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो कैसे चार्ज पार्टिकल, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम प्रोटॉन का नाम देंगे इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अदरवाइज एनोड रेज किसका बना हुआ है, तो बोलेंगे गैसियस आयन का। अगर वो गैसियस आयन हाइड्रोजन आयन है तो बोलेंगे वो प्रोटॉन कहलाएगा। फिर कहानी स्पष्ट है बच्चों, इसको नोट कर लेना है कि एनोड रेज हमारा डिफ्लेक्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में टुवार्ड्स निगेटिव टर्मिनल, इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहलाता है। ठीक, चलो ये बात भी हमें समझ में आया, इसको भी नोट कर लेना है। ठीक, 2-3 बात और समझते हैं कि जिस प्रकार वहाँ पे Q/m, देखो बच्चों हम बहुत थ्योरी पहले बोल दिए थे, नहीं लिखाएंगे क्योंकि उसमें लेक्चर बहुत लंबा होता है, हमें समझाना ताकि आपको कहानी समझ में आए। ठीक है, तो चलो तीसरा पॉइंट, जैसे Q/m रेशियो हम लोग इलेक्ट्रॉन के केस में निकाले थे उसी प्रकार प्रोटॉन के केस में निकालेंगे, तो ये वैल्यू आता है 9.58 × 10⁻7 कूलम्ब पर kg। इस बार ये वैल्यू डिपेंड करेगा, बात को समझो, ये जो वैल्यू है ना प्रोटॉन के केस में ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस यूज्ड। इसका मतलब गैस बदलेंगे तो ये वैल्यू बदल जाएगा। कैथोड रेज के केस में ऐसा नहीं था, कैथोड रेज में कोई मटेरियल यूज़ करो, कोई सा गैस यूज़ करो, रेशियो था 1.76 × 10⁻11। इस बार रेशियो हमारा ये आ रहा है, कोई सा गैस लेंगे रेशियो सेम आने वाला नहीं है। तो बोलेंगे सर जब आप बोल रहे हैं कि कोई सा गैस लेंगे रेशियो अलग अलग आएगा, तो ये कौन से गैस के लिए यूज़ किए हैं, तो बोलेंगे सिंपल है, ये हम लोग वैल्यू यूज़ किए हैं हाइड्रोजन गैस के लिए। अगर हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं जो कि लाइटेस्ट गैस है, उसका मास सबसे कम होगा, तो ये रेशियो सबसे बड़ा आया है ना। यानी कि अलग गैस अगर कोई दूसरा गैस यूज़ करेंगे, हीलियम यूज़ करेंगे, नियॉन यूज़ करेंगे, तो उसका मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो रेशियो घट जाएगा। इसका मतलब हर केस में इससे कम वैल्यू आने वाला, चार्ज बाई मास रेशियो अगर दूसरा गैस यूज़ करेंगे तो कम वैल्यू आएगा। इन केस ऑफ हाइड्रोजन सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। इस बार ये डिपेंड कर रहा है गैस के ऊपर, नेचर ऑफ गैस। ठीक है, बात समझ में आया। यहाँ पे डिटरमाइन किए, फिर से वही बात है, चार्ज, चूंकि अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन के जस्ट रिवर्स नेचर का चार्ज है प्रोटॉन का, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना निकल के आया, उसमें -1.6 था, तो इसमें +1.6 × 10⁻−19 कूलम। जैसे इसमें रखेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन निकल के आता है 1.67 × 10⁻−27 kg। इन दोनों बात को ध्यान रख लेना है बच्चों, समझो। जिस प्रकार कैथोड रेज के पास काइनेटिक एनर्जी होता है उसी प्रकार एनोड रेज के ऊपर पास भी काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब उसके पास मास भी है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस के केस में चूंकि उसको हम लोग प्रोटॉन कह रहे हैं, इसका मतलब प्रोटॉन के पास मास भी है। तो मास है तो कितना मास आएगा, तो इसमें हम लोग निकाले तो 1.67 × 10⁻−27 kg आ रहा है। और चार्ज, चूंकि ये चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका मतलब चार्ज भी है। तो चार्ज जस्ट इलेक्ट्रॉन के रिवर्स में है, अगर उसका नेगेटिव था तो इसका पॉजिटिव में 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप समझ में आया होगा कहानी। लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनना है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग आएंगे जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को लेकर के, कि आखिर अब चूंकि देखो बच्चों ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आविष्कार हो चुका है और ये कहाँ से निकल रहा है, एटम के अंदर से। देखो डाल्टन कहे थे कि एटम के अंदर कुछ नहीं है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल, उसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी अभी देखें हम लोग जब डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड रेज को पढ़ रहे थे, वो एनोड रेज बना हुआ किसका है, गैसियस आयन का बना हुआ है। एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो वो गैसियस आयन जो बचा वही एनोड रेज है। तो इसका मतलब एनोड रेज भी किसका बना, मतलब एनोड रेज निकल कहाँ से रहा है, इसका मतलब एटम के अंदर से निकल रहा है। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ तो बचा क्या, गैसियस आयन बचा, उसी के अंदर से क्या बाहर हो रहा है, बोलो एनोड रेज बाहर हो रहा है। इसका मतलब एटम फर्दर डिविजिबल है, इसका मतलब एटम के अंदर और कुछ ना कुछ है। पहला था इलेक्ट्रॉन, दूसरा आया प्रोटॉन। इसका मतलब डाल्टन का बात यहाँ पे 100% गलत साबित हो चुका है, क्योंकि डाल्टन के हिसाब से एटम के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर से बाहर हो रहा है, इसका मतलब
एटम के अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहते हैं। अभी न्यूट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ, न्यूट्रॉन का आविष्कार आगे होगा। इस दोनों को मिला करके जे थॉमसन अपना पहला मॉडल प्रस्तुत करेंगे, जिसको हम लोग जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल कहेंगे। उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे अरेंज रहता है इस बात को समझेंगे। फिर जे थॉमसन का मॉडल फेल हो जाता है जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।